नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं संजय द्विवेदी। आज बात करूंगा मैं जो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जनता के पास इसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जनता हमारी समझ नहीं पा रही कि इस देश में किस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जैसे आपने कहावत सुनी, आंखों के नीचे से काजल चुराना। ये कहावत आपने शायद सुनी होगी कि आंखों के नीचे से भी काजल चुराया जाता है। उसी तरह से आज इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही हैं, अभी मजबूत हो रही हैं। लेकिन मैंने समझ में आने वाले दिनों में जो आप महंगाई का एक रूप देख रहे हैं, बेरोजगारी का रूप देख रहे हैं, एक विकराल रूप धारण कर लेगी। उसका कारण क्या है? चाहे महाराष्ट्र हो, देश हो, 2 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण जिस सरकार ने लिया हो, उसका ब्याज आप समझिए कितना होता है। बच्चे ब्याज हमारे कर्ज का बोझ हो गया। 2014 से पहले यही कर्ज 55,000 करोड़ रुपए था। 4 गुना कर्ज हमने ज्यादा आज लिया हुआ है। तो ये जो कर्ज हमने लिया है, इसकी जिम्मेदारी हम सब व्यक्तियों की, हम सब जनता की, हम सब मतदाताओं की जिम्मेदारी है। तो निश्चित इसके लिए हमको जानकारी अपनी होनी चाहिए। मेरा जो उद्देश्य है यूट्यूब चैनल बनाने का या जो बात करने का, यही उद्देश्य है कि हम एक सच्ची घटना जो है सच्चाई से आपको बता सके। उसमें आप खुद इस विषय की जानकारी आप चाहें तो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एकत्रित करना चाहें कर सकते हैं कि हमने जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसमें कितनी सस्ता है कितनी नहीं। लेकिन अगर ये सत्य है तो शायद आने वाले दिनों में इस देश में बहुत विकराल समस्याएं पैदा होने वाली हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इस देश में? अगर हम पूरे देश को, मैं बात शुरू करने से पहले कहूंगा, देश को अगर मैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाऊं, अगर मैं हर चीज किसी 1 और 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति को बेच दूं पूरे शरीर में, चाहे देश में अगर हम इस तरह काम करेंगे, जो सरकारी संस्थाएं बनाई गई थी उनका उद्देश्य, या यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए गए थे, या हमारे जो प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव-गांव बनाए गए थे, जो उनका एक उद्देश्य था कि हम इस गरीब जनता जो हमारी देश में रह रही है उसको उसका हक मिल सके। स्वास्थ्य जीवन की परम आवश्यकता है। स्वास्थ्य बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं, किसी मल्टीनेशनल आप उसमें जाएंगे हॉस्पिटल में, तो आपको लाखों का बिल बनेगा, वो आप नहीं दे सकते। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए जिसमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखे गए, अच्छी सुविधाएं रखी गई। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? एयरपोर्ट बनाए गए, अनुसंधान IIT बनाई गई, IIM बनाए गए। ये बनाने का उद्देश्य जो था, जनता के उद्देश्य ये था यूनिवर्सिटी बनाने का कि हम शिक्षा जो है कम पैसों में गरीब से गरीब व्यक्ति को शिक्षा दे दें। जैसे आपका JNU है, आप देखिए JNU को पिछले 11 साल से आतंकवादियों का अड्डा कहा जा रहा है, टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। वहां के लोगों को क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे मैं आगे बात करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि जो स्थितियां ये चल रही देश की, ये कोई ना कोई तो बताएगा कि किसी न किसी रूप में तो आपको जाननी पड़ेगी। आप अगर नहीं जानेंगे तो जो कार्य हो रहा है आज देश में, आप एक ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर काबिलियत होगी, ज्ञान होगा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो ये चीजें कमी है, इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाने का उद्देश्य क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोगों से चंदा लें, चंदे का उद्देश्य था ना। लेकिन माफिया की तरह अगर हम जबरन वसूली करने लगेंगे देश में, तो शायद इस देश की स्थिति क्या होगी। आज लोगों के पास 80 करोड़ को मैं दे रहा हूं अनाज। आप एक छोटे से उदाहरण समझिए, 80 करोड़ को हम दे रहे हैं अनाज, सरकार अनाज दे रही है, और उन्हीं जो बड़े व्यापारी हैं जिनके यहाँ ED CBI भेज के जिनसे 150 करोड़ 250 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं, अब वो किस में आ रहे हैं? खाते में आ रहे हैं। कि कौन से खाते में आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी खाते में आ रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ को हम अनाज देके काम चला रहे हैं, उनका रोजगार प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके रोजगार का प्रबंध हमने कर दिया होता
या महंगाई कम कर दें हम, तो शायद 80 करोड़ से हमारे 40 करोड़ पे आ जाएंगे। लेकिन हम ना वो प्रबंध कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। और हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, जिसमें वित्त मंत्री का नाम भी शामिल, नाम भी आ गया, जेपी नड्डा जी का नाम आ गया, भले उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड, और बंगलुरु की अदालत ने इसमें जबरन वसूली का आरोप माननीय वित्त मंत्री पे लगा दिया। सर जी, पहला देश में इतिहास में पहला काम है, पहली चीज हमारी समझ में आ रही है कि एक वित्त मंत्री के ऊपर देश के जबरन वसूली का आरोप लगाओ। बड़ा गलत आरोप है, खराब आरोप है। सुनने कहने में अच्छा लगता है, हम हाई कोर्ट हम जाएंगे, इसको हम ठीक कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन ये परिस्थितियां बनी कैसे? जो मैंने भी उदाहरण दिया था आपको, आंखों के नीचे से काजल निकालना, भ्रष्टाचार के तमाम तरीके आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो तरीके भ्रष्टाचार का निकाला गया, ये तो इतना अजीबोगरीब तमाशा है, अजीबोगरीब तरीका है। क्योंकि इससे पहले जो हम चंदा लेते थे उसमें शर्तें थी, ऐसी शर्तें थी कि कोई भी व्यक्ति जबरन वसूली नहीं कर सकता था। लेकिन वो शर्तें सब हटा दी गई। शर्तें हटाने के बाद आज क्या हुआ कि आप जो चाहे उसके भले 1 लाख रुपए हो और आप 1 लाख रुपए में 50,000 रुपया को दे सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मैं वही 2014-2019 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादे किए थे, अब देखिए यहां पे लड़ाई चल रही है सत्य असत्य के बीच में। अभी असत्य जीत रहा है, असत्य आगे बढ़ रहा है। अभी अगर आपने 240 सीटें इसमें दी हैं, तो जो हमारे समझ में, या जो अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इसको, इन पहलुओं को आप समझिएगा और देखिएगा कि बातें सही हैं कि नहीं। अगर हमारे देश में हम दुकान लगा रहे हैं और दुकान में हम सामान ही भर रहे हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए दे दें, इसका क्या मतलब है? और उससे हम पूरे देश में दूध, दही, स्वास्थ्य सेवाओं पे जीएसटी लगाए हों और उस व्यक्ति से कहें सर आपको जीएसटी भी नहीं देनी है। एक बिजली का काम वहां पे था, गुजरात में भी लिया गया था, 37,000 करोड़ रुपए बता रहे ज्यादा ले लिए उस व्यक्ति ने। क्या उसकी वसूली हो पाएगी? या इनको जो लोन दिया जा रहा है उसकी वसूली हो पाएगी क्या? आप देखिए, बैंक हमारी एक ऐसी जगह है जहां पे एक आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय किसान भी अपना जो पैसा वहां रखता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में आपका पैसा वहां सुरक्षित रहेगा। अब आप बिल्कुल निश्चित होकर कोई ना कोई एक जगह ढूंढ लीजिए जहां पैसा सुरक्षित कर सकते हो। उसका मैं छोड़ा उदाहरण दे दूं आपको। बैंकें लोन देती हैं, एक गरीब आदमी लोन लेने जाए, किसान लोन लेने जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, ये कागज मांगे जाते हैं, वो कागज मांगे जाते हैं, इधर कहा जाता है, उधर कहा जाता है, ये कहा जाता है, तमाम बातें उसके सामने रखी जाती हैं कि साहब तब हम आपको लोन देंगे, और बड़ी मुश्किल में उसको लोन मिलता भी है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको लोन लेने में जो उनकी जो प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण कर दिया जाता है। सरलीकरण अभी और भी जगह किया जा रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वहां पर सरलीकरण कर दिया जाता है। कैसे? 10 फैक्ट्री वालों ने लोन लिया बैंकों से, 62,000 करोड़ रुपए का लोन था। जब वो नहीं चुका पाए तो उन्होंने अपने को कह दिया था हम तो चुका नहीं पाएंगे। तो 2016 माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक बनाया गया था 2016 में। ये हुआ था, इसके माध्यम से जो ये चीजें दिक्कतें आ रही हैं, ये हमारा जो ये कोड जो है, ये 2016 बना हुआ कोड सही, उस कोड के माध्यम से बात हो जाएगी और मामला सुलझ जाएगा। 851 के टोटल 851 केसेस आए, सबका हाल बुरा हुआ। ये 10 फैक्टरों केस भी उनके पास गया। जो निर्णय हुआ, निर्णय देखिए आप, जो 62,000 करोड़ की संपत्तियां थी वो 16,000 करोड़ में एक हमारे उद्योगपति मित्र ने खरीद ली। जो 46 करोड़ रुपए घाटा हुआ, किसको घाटा हुआ? जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो पैसा बैंक के एमडी का नहीं है, बैंक के मैनेजर का नहीं है, वो पैसा हमारा है, आपका है, पूरे देश की जनता का पैसा है। अब वो 46,000 करोड़ रुपए अगर नहीं मिले वो तो कौन उसकी भरपाई करेगा?
अगर एक साथ सब पैसा मांगने चले जाए बैंकों में तो 6,000 करोड़ तो वहां पे है ही नहीं, तो 46,000 रुपए की पूर्ति कैसे बैंक करेगा? जो बैंकें अभी भी इन लोगों को लोन दे रही हैं वो गलत है। इनसे पहले जो भी हमारे बड़े व्यापारी हैं, अगर इनके पास लोन हो गया, अब जैसे मैं बता दूं 16,000 में कैसे खरीद ली उन्होंने, जिसने 8,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था वो 286 करोड़ में खरीद ली गई फैक्ट्री। अब अंदाज लगा लीजिए आप 8,000 करोड़ लोन कैसे दे दिया गया? जिसने 18,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था वो 76 करोड़ में फैक्ट्री खरीद ली गई। इस तरह से 10 फैक्ट्रियां चली गई एक व्यापारी के पास, उद्योगपति के पास। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। तो आज जो आपने कहा था 2014-2019 में कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं वही तो बात कर रहा हूं ना कि जितने भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे, जिनकी ईडी ने संपत्ति जब्त की, वो आपके यहाँ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कैसे बन गए? पहला सवाल। आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो देश के कुछ गिने चुने उद्योगपति जो हैं, देश का कैसे सब खा जा रहे हैं? मोसी एयरपोर्ट खा गए, रेलवे खा रहे हैं, LIC खा रहे हैं। अब तो सुनने में आया है कि साहब जो हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो तो खाने में लग गए हैं कि आने वाले दिनों में वहां BCA ने कहा है कि यहाँ की संपत्तियां बेचेंगे। अगर वो संपत्तियां वहां की, आपका जो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद बनाया गया था। अब वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? 7300 छात्र वहां रहते हैं हॉस्टलों में। किस उद्देश्य से बनाया गया था? कि गरीब से गरीब जनता, वित्त मंत्री वहीं से निकल के आए, विदेश मंत्री वहीं से निकल के आए, वो वहां पे अच्छी शिक्षा लें और देश के जो हमारी परिकल्पना हो रही देश के अच्छा बनाने की, उस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें। लेकिन जब वो अगर चीजें सब हमारे यूनिवर्सिटी जो लगाई गई थी कि कम पैसे में हम किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ा सके, अगर वो प्राइवेटाइजेशन में चली जाएंगी तो क्या स्थिति देश की होगी? ऐसे ही आप देखिए उत्तराखंड में 1978 में IMPCL इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1978 में बनाई गई थी आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं बनाने के लिए। इसने 18 करोड़ रुपए का फायदा दिया। ये केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर लगाई थी, लेकिन इसको बेचा जा रहा है। तो इसको क्यों बेचा जा रहा है? ये जो हमारा ये चक्रव्यूह चल रहा है देश में, इस चक्रव्यूह की थोड़ी झलक मैंने आपको रखी, इस चक्रव्यूह की थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी। बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह पूरे देश को लपेटा जा रहा धीरे धीरे, और हमारी भोली वाली जनता जो है इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे जो कारण है, उन कारणों में सबसे बड़े बड़े कारण तो ये आ रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं साहब हवाला कांड हो गया। ईडी साहब का काम है, जो पैसा इकट्ठा हो रहा, पैसा देश में आ रहा, उसको पकड़ने का काम है। तो पैसा भी तो हमारा एक ही जगह जा रहा है ना। जब 62,000 करोड़ संपत्तियां जो हैं तो हम 16,000 करोड़ में खरीद लेंगे तो क्या होगा इस देश का? बैंकें तो खत्म हो जाएंगी। या बैंकों ने जो अभी इन व्यापारियों को लोन दिया है, उस लोन की भरपाई क्यों नहीं की जा रही है? या हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आती है, भले वो झूठी है, हिंडनबर्ग झूठा है, वो शेयर मार्केट में गड़बड़ी पैदा करता है, कुछ भी करता, लेकिन आपको अगर सच दिखना है तो आपने सेबी के अध्यक्ष की जांच क्यों नहीं कराई, जो अपनी तनख्वाह के रूप में ICICI बैंक से 16 करोड़ रुपए से ज्यादा ले चुकी हैं। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ ना देश में, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कोई हमारी जनता जान ही नहीं पा रही है कि इस तरह के लोग सेबी का अध्यक्ष तो हमारा प्रधानमंत्री बनाते हैं ना। उन्होंने ऐसे कैसे बना दिया, क्यों बना दिया? जो जिसकी शिकायतें शेयर मार्केट शिकायतें उसके पास आ रही हैं, और उन्हीं को उसने बंबई में जो उनका अपना, जिसको पहले 8 लाख रुपए में
किराए पे दिया था मकान को, वही करोड़ों रुपए में किराए में दे दिया गया, उसी व्यक्ति को दे दिया गया जिसकी उन्हें जांच करनी है। अब आप बताइए मुझको। तो ऐसे व्यक्ति अगर हमारे समाज में रहेंगे, देश में अगर इन कुर्सियों में बैठे रहेंगे, तो क्या आपको मालूम है क्या हो सकता है? कैसे देश हमारा विश्व गुरु बन पाएगा? कैसे हमारा सोने की चिड़िया जो देश कहलाता था वो हो पाएगा? यह गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता है, आदिवासी हैं, किसान हैं, इनकी कैसे मांगे, कैसे समस्याएं सॉल्व होंगी? आज किसान ऋण के लिए आत्महत्या कर रहा है, अब वही उद्योगपति ऋण लेके विदेश भाग जा रहा है। ये कैसा अजब गजब हिसाब किताब इस देश का। एक गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, अब एक उद्योगपति ऋण लेके विदेश भाग जा रहा है और उसके आने की भी कोई उम्मीद नहीं, ना उससे कोई कुछ कर सकता है। तो ये जो मोनोपोली देश की बन रही है, राष्ट्रीय सहारा ने तमाम लोगों को पैसा लिया। अंसल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जो यहाँ पे सुशांत गोल्ड शूटिंग नाम से कहलाती है, इन्होंने तमाम लोगों से पैसा लिया। मकान बेचने के नाम पे, फ्लैट बेचने के नाम पे, वो पैसा वापस नहीं हो रहा। तो कैसी अंधेरगर्दी है इस देश में? इस देश में जो ये अंधेरगर्दी चल रही, अंधेरगर्दी हो रही है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो सरकार रोके, या जनता ऐसे लोगों को चुने जो ये रोक सकते हो। लेकिन जब जनता को मालूम ही नहीं है ये कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इंटरनल चीजें हैं, ये तो समझ ही नहीं किसी के आएंगी। क्योंकि ऊपर तो असत्य का वातावरण, एक बादल छा गए हैं। आज पूरे देश में असत्य के, झूठ के, जुमले के बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को हटाने के लिए आपको निश्चित जान लीजिए, आप एक ऐसा काम करना पड़ेगा, इस तरह से कार्य करना पड़ेगा कि जिससे ये असत्य के बादल हटें और सत्य जीते। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कितना भी खौफनाक हो, जितना भी मंजर वाले हो, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हाँ, सत्य ठोकरें बहुत खाता है, जैसे आज हम लोग ठोकरें खा रहे हैं। ये ठोकरें हम लोग जो खा रहे हैं, ये सत्य होने की वजह से खा रहे हैं। तो हम अपने वजूद को समझें, अपने व्यक्तित्व को समझें, अपने मनोबल को बढ़ाएं और इस देश के प्रति 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा निकाल के इसके गहन अध्ययन करें, सोचें, समझें कि इस देश को हमको कैसे एक ऐसा बनाना है, विश्वगुरु सोने की चिड़िया बनाना है, जिसमें हर व्यक्ति हमारा खुश रहे। एक छोटा उदाहरण मैं और भी दूंगा आपको। अभी किसान आंदोलन कर रहे थे, तीन कानून लाए गए थे माननीय सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी द्वारा। तीनों उन कानूनों का पूरे सबने विरोध किया। उन काले कानूनों के अंतर्गत जो भंडार गृह बन रहे थे, वो उद्योगपतियों को जगह दे दी गई, उन्होंने अपने भंडार गृह बनवा लिए। अब आप बताइए, अगर टोटल अनाज इस देश का जो है वो 2-4 लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो महंगाई क्या और कम होगी? सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सिंपल सी बात है। अगर उस भंडार गृह में अगर वो काले कानून 700 किसानों के बलिदान होने के बाद माननीय सरकार ने वापस न लिए होते, क्योंकि सपना रात में आया था, सुबह वापस ले लिए, और उससे पहले कानून बहुत अच्छे चल रहे थे, 700 किसान बलिदान भी हो गए। अगर वो अनाज उस भंडार गृह में पहुंच जाता उस कानून के अंतर्गत, तो इस देश की क्या हालत होती? तो ये चीजें जो समझने वाली चीजें हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, और इसलिए समझाना चाहता हूं कि देश हमारा पहले है। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हम जुड़े हों, वो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमारा अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। अगर देश हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अगर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो 2 साल तक हम लोग किस हालत में रहे हैं ये हम जानते हैं। आज भी अगर जिस तरह से देश बिक रहा है, जिस तरह से देश बेचा जा रहा है, अगर ऐसे ही बिकता रहा, तो निश्चित आप समझ लीजिए हमारी जिंदगी तो कट गई। लेकिन जो हमारे आगे वाली पीढ़ी जो है, हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की जो जिंदगी आने वाली है, वो किस मझधार में डूबेगी ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए अगर उनको मझधार में नहीं डुबोना है, नहीं करना है,
अगर इस देश में सुसंस्कृत लाना है, ईमानदारी लानी, सच्चाई लानी है, तो निश्चित आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह से जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग वीडियो बनाइए और डालिए, लोगों को सच्चाई दिखाइए कि इस देश में ये हो क्या रहा है और ये कब तक होगा। जब तक होगा, मैं बता दूं आपसे, जब तक इनका इलाज नहीं होगा, असत्य जब तक इस देश में नहीं हारेगा, सत्य विजयी नहीं होगा, असत्य को पराजित नहीं करेंगे, तब तक ये देश में होता रहेगा और इससे आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। तो मेरा अनुरोध है देशवासियों से कि आप विचार करिए, सोचिए, समझिए। कोई भी सरकार चल रही हो, उसके इंटरनल में जाकर उसके बारे में समझना चाहिए। ये सब नहीं कि हमने जाके एक वोट दे दिया, नहीं हम तो अंधभक्त हैं, हम तो जो एक जगह चले गए नहीं। आप अंधभक्त हो गए भी, अगर देश गुलाम हो गया तो अंधभक्ति आपकी चली जाएगी पानी में, कुएं में चली जाएगी। तो आंसुओं से काजल चुराने का किसी को हक मत दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।